Hello guys, welcome back to my channel Study Hub Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is use of infinitive. Today we will discuss use of infinitive. पिछले वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था। जो वर्ब नंबर, पर्सन एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट का पहला टाइप है इन्फिनेटिव। ये बहुत ही आसान है और मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है। मेन वर्ब से पहले टू लगा दो, फिर जहाँ चाहें उसे वहाँ रख दो। एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड एज ए ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग नहीं बदलता है। एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव की डेफिनेशन है, एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि इन्फिनेटिव एक ऐसी वर्ब है जो अपने सेंटेंस में एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन के रूप में कार्य करती है। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हमने बेस फॉर्म का यूज किया है। अब आप कहोगे कि बेस फॉर्म से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने बेस फॉर्म क्यों लिखा है। प्रत्येक वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है यानी कि उसी बेस फॉर्म से हम फॉर्म बनाते हैं। वैसे तो अधिकतर बेस फॉर्म कैसी फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होती हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में कुछ चेंजिंग होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर बेस फॉर्म का यूज किया है। वैसे तो यहाँ पर टू प्लस B1 यूज करते हैं। इसका भी मीन्स वही होता है जो बेस फॉर्म का। बेस फॉर्म भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में कुछ चेंजिंग होती हैं। जैसे बी मीन्स होता है होना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इजमार, सेकंड होती है वाजवर और थर्ड होती है बीन और फोर्थ होती है बीइंग। जैसे एक गो लेते हैं। गो क्या है? गो एक बेस फॉर्म है। उसका फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट बेस फॉर्म तो उसकी गो है, लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म गो और गोज होती है। सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ ING फॉर्म यानी कि गोइंग हो जाएगी। उसी तरह से इसमें हमने इसीलिए यहाँ पर बेस फॉर्म यूज किया है, बेस फॉर्म लिखा है। अब बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही होती है, कुछ वर्ब की वजह से यहाँ पर हमने बेस फॉर्म यूज किया है। अब टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव देखते हैं। अब आप कहोगे कि इन्फिनेटिव की क्या टाइप्स हैं। हाँ, इन्फिनेटिव के 2 टाइप्स होते हैं। इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस B1 और सेकंड यानी कि बेयर इन्फिनेटिव जो ओनली B1 में आता है, उसके साथ 2 नहीं आता है। जिसके साथ 2 नहीं आता है वो बेयर इन्फिनेटिव, और जिसके साथ 2 प्लस B1 होता है वो इन्फिनेटिव होता है। सबसे पहले हम इन्फिनेटिव के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव को क्लियर करेंगे, जिससे आप बेयर इन्फिनेटिव को अच्छे से समझ सकें। पहले हम इन्फिनेटिव एज अ नाउन के रूप में देखते हैं, एज ए नाउन या एज अ सब्जेक्ट। जैसे एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखे दे रहे सिंपल सेंटेंस, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। दिस इज अ पेन। यहाँ पे ये दिस क्या है? ये सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। और ए पेन क्या है? ये आर्टिकल है। और ये पेन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो इससे पहले क्या सब्जेक्ट आया है, इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये आर्टिकल है। यानी कि जो दिस आया है, ये दिस क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। उसी तरह से इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस B1 अगर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रही है, एज ए नाउन यूज हो रही है, तो वो सब्जेक्ट का कार्य करती है। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल। यहाँ पे टू स्मोक क्या है? टू स्मोक किसका कार्य कर रहा है? एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है।
टू स्मोक इज हार्मफुल यानी कि धूम्रपान क्या है, हानिकारक है। यहाँ पे टू स्मोक इज हार्मफुल, तो यहाँ पे ये नाउन या सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। उसी तरह से सेकंड देखते हैं, टू वॉक इज यूजफुल। यहाँ पे टू वॉक भी क्या है, टू वॉक क्या है, वॉक एक वर्ब है, वर्ब से पहले टू यूज हुआ है। तो ये क्या, ये किसका ये इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव है और ये किसकी जगह यूज हुआ है, इस सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। टू वॉक इज यूजफुल, टहलना क्या यूजफुल है, उपयोगी है, ज़रूरी है। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, यहाँ पे जो टू फाइंड आया है, टू फाइंड क्या है, फाइंड एक वर्ब है, वर्ब से पहले टू आया यानी कि ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव है, ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। यहाँ पे इसकी फॉल्ट आया है, लेकिन हम फॉल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज नहीं करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम टू फाइंड के अकॉर्डिंग करेंगे। टू फाइंड फॉल्ट यानी कि गलती ढूंढना क्या ईजी है, सरल है, यानी कि दूसरों की गलतियाँ हम ढूंढ लेते हैं। टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा बना दिया है। यहाँ पे टू टेल, लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, टू टेल है, यानी कि टेल से पहले जो टू लगा है वो इन्फिनेटिव, टू टेल यानी कि इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है। जो सब्जेक्ट की जगह है इन्फिनेटिव है, लेकिन ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और लेकिन द ट्रूथ है, सब्जेक्ट को हमने बड़ा कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। तो टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट, यानी कि सत्य बोलना, सत्य कहना क्या है, हमेशा सही होता है। टू इम्प्रेस दैट वॉस इज नॉट ईजी, यहाँ पर भी हमने थोड़े सेंटेंस को सब्जेक्ट को बड़ा बना दिया है, लेकिन यहाँ पे टू इम्प्रेस क्या है, ये मेन सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब यूज कर रहे हैं। टू इम्प्रेस यानी ये इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इम्प्रेस दैट बॉस इज नॉट ईजी, उस बॉस को इम्प्रेस करना ईजी नहीं है, या फिर ईजी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। टू एक्सरसाइज डेली कीप्स यू फिट, टू एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज से पहले हमने टू यूज किया है, ये इन्फिनेटिव बना दिया है, इन्फिनेटिव है लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये नाउन का ये रूप नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो डेली एक्सरसाइज, डेली करना, कीप यू फिट आपको फिट रखता है। टू रीड अ नॉवल इन इंग्लिश इज वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट को कितना भी बड़ा कर दें, लेकिन मेन सब्जेक्ट हमारा क्या, टू रीड रहेगा। टू रीड यानी कि पढ़ना, यानी कि टू से पहले अगर रीड से पहले अगर टू लगा है, यानी किसी भी वर्ड से अगर हम टू लगा देते हैं पहले, अगर हिंदी सेंटेंस में देखें तो उसके पीछे हम ना यूज करते हैं। जैसे पढ़ना क्या है, अंग्रेजी में नॉवल पढ़ना क्या है, इज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन उन लोगों के लिए जो इंग्लिश कम पढ़ पाते हैं लेकिन जो इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके लिए वेरी ईजी भी कर सकते हो, आप ईजी भी लगा सकते हो। यहाँ पर हमने वेरी डिफ़िकल्ट किया है। सेंटेंस आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इतना आप समझ लो, टू यानी कि वर्ब से पहले जब टू लगा होता है वो सब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा होता है, नाउन के रूप में आया हुआ, उसे नाउन के रूप में जो वर्क करता है जगह आता है वो इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव को अगर हम सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं तो वो नाउन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं एज एन एडजेक्टिव, यानी कि जो इन्फिनेटिव है वो एडजेक्टिव के रूप में कैसे कार्य करता है। एडजेक्टिव हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में जो बात करते हैं, नाउन के बारे में जो बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है, वो एडजेक्टिव होते हैं। नाउन के बारे में बात करते हैं, आई वांट a बाइक टू बाई, यानी कि मैं बाइक चाहता हूँ, क्या कैसे चाहते हैं, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, टू बाइक किसके बारे में बात कर रहा है, बाइक के बारे में बात कर रहा है। वो बाइक को क्या करना चाहता है, वो खरीदना चाहता है। यहाँ पे एडजेक्टिव किसका कार्य कर रहा है, यानी कि जो नाउन के बारे में बताता है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बाइक के बारे में वो बात कर रहा है। यहाँ पे इन्फिनेटिव किसके रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। आई नीड अ प्लेस टू लिव, मुझे ज़रूरत है एक स्थान की, किस लिए ज़रूरत है, टू लिव, यानी कि किसकी ये मॉडिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, प्लेस की बता रहा है। रहने के लिए स्थान चाहिए, यानी कि जो टू लिव है वो किसका कार्य कर रहा है, वो एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ पे इन्फिनेटिव किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का।
उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड लाइक अ पिज्ज़ा टू ईट। मैं पिज्ज़ा पसंद करता हूँ या खाना, जब मैं ये पिज्ज़ा चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो पिज्ज़ा वर्ड आया है वो किसके लिए आया, टू ईट। टू ईट क्या है, टू ईट पिज्ज़ा की वो क्वालिफाई, यानी कि उसके बारे में वो बता रहा है कि वो एक खाना चाहता है। तो टू क्या है, टू ईट यहाँ पर भी एडजेक्टिव का ही कार्य कर रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट, यू डोंट हैव एनीथिंग टू से। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है, किसकी, ये टू से किसको मॉडिफाई कर रहा है, एनीथिंग, यानी कि कुछ कहने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर टू से क्या है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। उसी तरह से वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। क्या तुम्हारे पास, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे या कुछ चाहिए, किस लिए चाहिए, टू ईट, खाने के लिए। क्या आप कुछ खाना चाहते हो। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे टू ईट भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर शुड बी अ बुक टू रीड। एक पुस्तक चाहिए, किस लिए, एक पुस्तक होनी चाहिए, किस लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए। टू रीड क्या है, यहाँ इन्फिनेटिव है, किसका कार्य कर रहा है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है, बुक के बारे में बता रहा है। यानी कि टू रीड क्या है, इन्फिनेटिव, और ये बुक के नाउन के बारे में बात कर रहा है। एज एन एडवर्ब, यहाँ पे देखते हैं इन्फिनेटिव एडवर्ब के रूप में कैसे कार्य कर रहा है। ही हैज़ गॉन टू फिनिश हिज वर्क। एडवर्ब यानी कि पर्पज दिखाता है। अगर एडजेक्टिव के बारे में बताता है तो भी वो एडवर्ब होता है। यानी कि एडवर्ब क्या है, वो पर्पज, हमें पर्पज बताता है कि उसका पर्पज क्या है। ही हैज़ गॉन टू फिनिश हिज वर्क। उसने अपना वर्क समाप्त करके जा चुका है। यानी कि वो, इसका पर्पज क्या है, टू फिनिश, यानी कि समाप्त करना। यहाँ पे जो टू फिनिश वर्ड आया है, इन्फिनेटिव आया है, वो किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पर वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। माई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पर जो क्या, टू बिकम क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, किसके बारे में बता रहा है, माई एम के बारे में बता रहा है। जैसे अगर हम कहें राम इज एन ऑनेस्ट मैन। राम एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस है। यानी कि इज एन ऑनेस्ट एक कॉम्प्लीमेंट है, किसके बारे में है, राम के बारे में है। उसी तरह से एक कॉम्प्लीमेंट है टू बिकम, माई एम, मेरा एम क्या है, एक डॉक्टर बनना है। तो ये एक किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, माई एम को कर रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज एन एक्साइटेड टू गो देयर। वह वहाँ जाने के लिए क्या था, एक्साइटेड था। यानी कि उसका पर्पज क्या था, वहाँ जाना। उसका एक्साइटेड था, क्यों था, क्योंकि वो वहाँ जा रहा था, वहाँ जाने के लिए वो एक्साइटेड था। यानी कि उसका कुछ पर्पज था। यानी कि जब पर्पज की बात की जाती है तो वहाँ पर जब पर्पज की बात होती है तो वहाँ पर एडवर्ब होता है। और यहाँ पर एडवर्ब किसका यूज हुआ है, इन्फिनेटिव यूज हुआ है। इन्फिनेटिव के रूप में एडवर्ब आया है, टू गो। रोहन वेंट देयर टू वर्क। रोहन वहाँ गया, किस पर्पज से गया, टू वर्क के लिए गया। यानी कि जो यहाँ पे पर्पज क्या है, वर्क है। तो टू वर्क इन्फिनेटिव किसके लिए किस रूप में यूज हुआ है, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर रेडी टू लिसन। यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो रेडी थे, किस लिए रेडी थे, उनका पर्पज क्या था, यानी कि उसका पर्पज था सुनना, टू लिसन। यानी कि इन्फिनेटिव, यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब आया, टू लिसन, किस लिए थे, सुनने के लिए वो रेडी थे। यहाँ पर टू लिसन है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेडी के बारे में। रेडी थे सुनने के लिए। तो ये इन्फिनेटिव किस रूप में यूज हुआ है, वो ये एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ही कॉल्ड मी टू टॉक समथिंग। उसने मुझे बुलाया। यहाँ पर पर्पज क्या है, उसने मुझे किस लिए बुलाया, कुछ पर्पज होगा। पर्पज क्या है, टू टॉक समथिंग, कुछ बात करना, कुछ बात करने के लिए। यहाँ पे टू टॉक क्या है, यहाँ पर एडवर्ब का कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो इन्फिनेटिव टू टॉक आया है वो एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है। एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव कैसे यूज करते हैं। आई डिसाइडेड टू गो देयर।
यहाँ पर क्या है, हमने आपको बताया था जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा सेंटेंस हम ले लेते हैं, राम वेंट होम। राम घर गया। यहाँ पे राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है, और होम ऑब्जेक्ट है। राम घर गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, आई डिसाइडेड टू गो देयर। यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, और टू गो क्या है, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ। किसकी जगह यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट। आई डिसाइडेड टू गो देयर, वहाँ जाने का निश्चय किया। नेक्स्ट देखते हैं, आई वांट्स टू डांस। वह चाहती है। यहाँ पर वांट्स क्या है, ये वर्ब आया है। टू डांस क्या है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कार्य कर रहा है। ये जो इन्फिनेटिव है, वर्ब से पहले टू लग गया है, यानी कि इन्फिनेटिव हो गया है। इन्फिनेटिव यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। वह डांस करना चाहती है। यहाँ पे टू डांस क्या है, ये इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आई लाइक टू सिंग, मैं गाना पसंद करती हूँ। यहाँ पर लाइक क्या है, लाइक वर्ब है, और टू सिंग क्या है, टू सिंग यानी गाना चाहती, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आई नीड टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पे टू राइट क्या है, टू राइट एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पे टू राइट किसका कार्य कर रहा है, ये इन्फिनेटिव है, लेकिन ये किसका कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। उसी तरह से ही होप्ड टू पास द एग्जाम। सी वांटेड टू बाई अ कार। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वांटेड क्या है, ये वर्ब है। टू बाई क्या है, ये इन्फिनेटिव है, लेकिन ये किसकी जगह कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा है। वह खरीदना चाहती थी एक कार। यहाँ पर वांटेड यानी कि चाहती थी, यहाँ पर ये किसकी जगह, टू बाई किसकी जगह यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। इन्फिनेटिव यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इन्फिनेटिव का सेकंड टाइप है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे, जिससे आपको बेयर इन्फिनेटिव के बारे में कोई भी डाउट्स न रहें। ऐसी वर्ब जो अपने साथ बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, इनको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। बेयर शब्द का मतलब होता है नंगा। नंगा होने का मीन्स जिसके पास प्रोटेक्शन न हो, कवर ना हो। नंगे पैर को भी बेयर फुट ही बोलते हैं। जब आप कहोगे कि B1 को प्रोटेक्ट कौन करता है, सिंपल सेंटेंस में एस या ES आ सकती है। पास्ट में B2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और फ्यूचर में विल और शैल। लेकिन अगर टू के साथ B1 को रख दिया जाए तो वे चेंज नहीं होती। यहाँ टू जो है B1 की प्रोटेक्शन कर रहा है। यहाँ पर टू क्या करता है, वो B1 की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं टू के बिना भी B1 चेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसी इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, कि बिना टू के इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके सेंटेंस में हम सेंटेंस जो दिए उनको ज़रा देख लेते हैं एग्जांपल्स को, जिससे कि और भी अच्छे से आपको बेयर इन्फिनेटिव क्लियर हो जाए। जैसे आई कैन गो देयर। यहाँ पर जो आई कैन गो देयर है, हमने आपको पहले भी बताया है कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। जिस मॉडल के साथ B1 आती है उस B1 को बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। जिस मॉडल के साथ B1 आती है उस B1 को हम क्या, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। आई कैन गो देयर यानी कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन क्या, कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ B1 यूज हुआ है, यहाँ पर टू नहीं आया है, ये और ये वर्ब चेंज नहीं होगी, तो ये कैसी हो गई, ये बेयर इन्फिनेटिव हो गई, यानी कि ये बिना टू के आई है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। उसी तरह रवि कुड डू दिस। कुड क्या है, कुड एक मॉडल है, और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
जब मॉडल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म जो यूज करते हैं वो जब ये चेंज नहीं होती, हमने आपको बताया मॉडल के साथ B1 आती है, यानी कि हमेशा B1 ही आती है, ये चेंज नहीं होगी। चाहे यहाँ पर हम कुड कर दें, शुड कर दें, सेल कर दें, बिल कर दें, हम कुछ भी कर दें, लेकिन यहाँ पर ये डू चेंज नहीं होगी। जब ये चेंज वर्ब चेंज नहीं होती, ये इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आती है। और इसके साथ टू नहीं लगा है तो ये बेयर इन्फिनेटिव इसे हम कहते हैं। लेट मी, गो मी, लेट के साथ हमेशा B1 का यूज होता है, चाहे यहाँ पर मी हो या फिर अस हो, हिम हो, रोहन, सोहन, सीता, गीता, ही कुछ भी हो, लेट के साथ हमेशा B1 आती है और इस B1 को हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। यानी कि जिस वर्ब के साथ टू नहीं आती है और जो वर्ब चेंज नहीं होती है उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, लेट रवि गो। यहाँ पर रवि, लेट के साथ रवि आया है लेकिन यहाँ पर गो चेंज नहीं हुई है, तो ये क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। यानी कि जिसके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं है और जिसके साथ टू नहीं लगा है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर ये बेयर इन्फिनेटिव इसे कहा जाता है। लेट अस गो, यहाँ पर एस का यूज हुआ है लेट के साथ, लेकिन यहाँ पर भी गो चेंज नहीं हुई है, यानी कि ये चेंज नहीं होती है, ये बेयर इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन मेक मी बिलीव, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यहाँ पर जो मेक आया है, मेक जो वर्ब आई है वो किसी, मेक मीन्स बनाना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मुझ पर विश्वास नहीं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, यानी कि जो कैन क्या है, एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा B1 आती है, यहाँ पर जो मेक आया है ये चेंज नहीं होगा, यहाँ इसके साथ टू भी नहीं आया है, तो यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहा है, ये बेयर इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है। उसी तरह से नो वन कैन मेक यू बिलीव, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, यहाँ पर भी कैन मॉडल आया है, इसके साथ B1 यूज हुआ है। B1 ये क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव का कार्य कर रही है। मेक यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का कार्य कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैड बेटर कम हेयर, यहाँ पर जो यहाँ पे हैड बेटर जो हैड आया है, हैड के वैसे तो हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब हैड बेटर एक साथ आता है तो उसके साथ हम B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उससे पहले टू नहीं होता है तो वो बेयर इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर हैड बेटर के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ है और हैड बेटर के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होती है, और जो वर्ब चेंज नहीं होती है और वो बेयर इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आती है, यानी कि वो बेयर इन्फिनेटिव होती है। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।